नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार मुझे बता देंगे कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं, है ना? फिर अपन क्लास शुरू करते हैं बेटा। ये यहाँ से मिट गया, थोड़ा सा देख लेना। एक बार चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। बस 2 मिनट में क्लास शुरू करते हैं अपन अपनी, है ना? क्लियर है? चलिए ठीक है निधि, थैंक यू। तो आपको पता ही है कि आप लोगों के एमपीपीएससी प्री में 8th यूनिट है जो कि करंट अफेयर्स को लेकर के है ना? आज से हमारी क्लासेस वही शुरू होंगी करंट अफेयर्स की, ठीक है? 8th यूनिट को लेकर के, है ना? तो बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए, बहुत सारे काम हैं। आप सभी को पता है आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी और वीएस एजुकेशन के ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत एक क्लास चल रही है ना? तो उसी पे अपने को काम करना है। यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि 2023 में एमपीपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, क्या किए? एमपीपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं 2023 में, उन सारे एग्जाम में आप मान के चलिए कि 50 नंबर का नॉन टेक का पोर्शन होता है और 50 नंबर के नॉन टेक में 5 यूनिट आती हैं, जिसमें से एक अपनी जो 8th यूनिट है एमपीपीएससी प्री की, वो वहां पर भी होती है करंट अफेयर्स की, है ना? और आप मान के चलिए कि 50 नंबर में 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है? तो वो 10 क्वेश्चंस जो पूरे साल भर में पीएससी ने पूछा है, उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके ये हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, है ना? एक चीज अपने को ये ध्यान रखना है। सेकंड की जो जो चीजें पूछी गई हैं उनमें से ही एक एक टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे और पूरे 1 साल का कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? ये भी अपन ध्यान रखेंगे। पूरा जितना 2023 में हमारा करंट अफेयर्स हुआ है वो सब चर्चा करेंगे, कचरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत सेलेक्टेड, और जो पीएससी की अप्रोच है उसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, बस इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज उसमें से हमने एक टॉपिक उठाया है, महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियां और महत्वपूर्ण नियुक्तियां। मतलब मैं मान के इसको एक टर्म में बोलूं तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की यदि मैं बात करूं तो जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे व्यक्तित्व जो है जिनका निधन हो गया, उनके बारे में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो, ठीक है? यहाँ हम मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये यूनिट 8 में सिर्फ हम नेशनल और इंटरनेशनल व्यक्तित्व पे चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सारी पर्सनालिटीज को पढ़ते चलना और समझते चलना एक एक करके, जो चीज आपको लगेगी, देखो ये स्टैटिक पोर्शन होता है, यहाँ आपको चीजें याद रखनी होंगी, है ना? तो जितने ज्यादा बार आप उसको रिवीजन दोगे उसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले बहुत हल्का और बहुत लाइटली काम किया है इस पे। सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा साल भर के जितने भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम हुए हैं स्पोर्ट्स के, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? और थर्ड सेशन हमारा होगा डीआरडी और डिफेंस और साथ में इसरो को लेकर के, ठीक है? इसरो और डिफेंस से जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रक्षा, क्योंकि पीएससी ने यहां से हर बार प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट 75 को लेकर के क्यों ना बात हो, चाहे प्रोजेक्ट 17 को लेकर के क्यों ना बात हो, जैसे आईएनएस कलवरी है, युद्धपोत को लेकर के, ड्रोन को लेकर के, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पीएससी ने पूछे हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजों पे अपन चर्चा करेंगे, है ना? ठीक, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? करंट अफेयर्स का। ये धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में भी, है ना? उस चीज के लिए परेशान नहीं होना, ठीक? और जहां कुछ लगे आपको कि कुछ डाउट है तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं लाइव कमेंट देख लूंगा, जो भी क्वेरीज होगी हम क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेथ या जितनी भी महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। बहुत ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो जिनको हमने खो दिया है इस समय में, उन सब के बारे में चर्चा होगी, ठीक है? तो उनमें सबसे पहले जय हिंद बेटा, क्या नाम है? उमाकांत जी, ठीक है?
चलिए तो शुरुआत करते हैं, बस थोड़ा सा अपन काम करते हैं। महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के जो व्यक्ति हैं, जो उसके ट्रस्टी हैं, जो उसके ऑनर थे, उनके निधन के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बैजनाथ अग्रवाल। ठीक है, बैजनाथ अग्रवाल। यदि चीजें विजिबल ना भी हो तो मेरी वॉइस से ध्यान रखेंगे, आप नोट डाउन कर लेना। बैजनाथ अग्रवाल साहब का निधन हुआ है अभी अक्टूबर 2023 में, और ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है अभी रिसेंटली, है ना। 2021 का क्या मिला है? गांधी शांति पुरस्कार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। इसीलिए एक तो ये चर्चा में था। दूसरी चर्चा का विषय क्या है कि इसी के जो संस्थापक है, ऑनर है गीता प्रेस गोरखपुर के, बैजनाथ अग्रवाल, इनका निधन हो गया। ये हमको चर्चा करनी है। तीसरी बात, यदि मैं गीता प्रेस गोरखपुर के स्टैटिक जीके के बारे में बात करूं तो 1923 में इसका गठन हुआ था। कब बनी थी गीता प्रेस गोरखपुर? 1923 में बनी थी, ये भी ध्यान रखना है। और गांधी शांति पुरस्कार के तहत इसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। आपको पता होगा चर्चा का विषय था, गीता प्रेस गोरखपुर ने इस राशि को लेने से मना कर दिया था। और गीता प्रेस गोरखपुर, जो बच्चा नहीं जानता होगा उसके लिए बता दूं कि आपके घर में ऐसा कोई हिंदुस्तान का हिंदू घर नहीं है जहां पर गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें ना हो। जितनी भी धार्मिक किताबें होती है सब गीता प्रेस गोरखपुर से छप करके आती है और पूरे इंडिया में बिकती हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बात करें अगले व्यक्तित्व के बारे में। तो बिशन सिंह बेदी, आपको पता है स्पोर्ट्स जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, उसी में से है बिशन सिंह बेदी। भारतीय क्रिकेट टीम में महत्वपूर्ण स्पिनर के तौर पर जाने जाते थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, बिशन सिंह बेदी का। ये इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं, और साथ में हम देखें तो 1967 से 1979, 1967 से 79 के बीच इंडियन टीम के कैप्टन, ये अपने खिलाड़ी रहे हैं ना। और पहले वनडे में इनका काफी काम भी था। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिशन सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा साहित्य, कला, खेल, विज्ञान। तो ध्यान रखेंगे खेल, खेल में भी क्रिकेट से। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगली अपडेट्स के बारे में बात करूं तो केरल की एक महिला है कात्यायनी अम्मा। ठीक है, इनका भी अभी निधन हो गया है। कात्यायनी अम्मा, ये 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, केरल की रहने वाली हैं। और 96 वर्ष की उम्र में, कितने? 96 वर्ष की, सॉरी 98 की उम्र में हुई थी जब इन्होंने केरल में ग्रेजुएशन का एक पेपर दिया 100 नंबर का। ठीक है, अपनी सीखने की क्षमता के चल के मुझे पेपर देना है, और आप मानेंगे नहीं 100 में से 98 नंबर लेकर के ये पास हुई थी, जिसमें इनकी लेखन शैली और गणितीय तार्किक क्षमता को इन्होंने आंका था केरल सरकार ने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 100 में से कितने? 98 अंक हासिल किए थे 96 साल की उम्र में। 2018 में बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ये केरल की एक साक्षरता मिशन का एक कैंप है, अक्षरा लक्ष्यम परियोजना। क्या? अक्षरा लक्ष्यम परियोजना के तहत इन्होंने काम किया था। नाम इंपॉर्टेंट है, कात्यायनी अम्मा। ठीक है, 101 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हो गया। तो पूछ लिया जाएगा किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र या किस विधा से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले उसमें। अगला है MS स्वामीनाथन साहब, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन साहब का भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। अब MS स्वामीनाथन साहब का निधन हुआ तो इनसे बहुत सारी बातें हैं जो हमको जाननी होगी, क्योंकि जो भी चीज व्यक्तित्व चर्चा में रहता है उसके आसपास के बैकग्राउंड को भी जानना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो यदि मैं यहां से बात करूं तो कृषि वैज्ञानिक खास करके, और देश में हरित क्रांति के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम भी जानना जरूरी, कई बार क्या करता है PSC पूरे नाम को पूछ लेता है। ठीक है, तो मनकोम्बु संबा शिवन, क्या नाम है? मनकोम्बु शवा सिमन स्वामीनाथन। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ऐसा नाम आ जाएगा और हमने नाम ही नहीं पढ़ा तो कहानी गड़बड़ ना हो जाए, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, तो मनकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन ये चेन्नई के हैं, वहां पर थे, वहीं पे ये मर गए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक। 1960 से 1970 के दशक में भारत में कृषि क्रांति को यदि किसी ने योगदान दिया है तो वो ये है। और ये भी पता होना चाहिए, विश्व में यदि हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग साहब का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक ये। यदि मैं श्वेत क्रांति की बात करूं, दुग्ध क्रांति की मैं बात करूं, तो वर्गीस कुरियन साहब का भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करें, कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा पुरस्कार इनको नहीं मिला। तो MS स्वामीनाथन साहब को पद्मश्री, साथ में पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्या क्या? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे।
इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम बात करें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है इनको, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का विश्व पुरस्कार और साथ में रमन मैग्सेसे अवार्ड और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीनों पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। चलिए, इनके यदि हम कैरियर की बात करें तो कैरियर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैरियर में क्या है, एम एस स्वामीनाथन साहब ने ICAR, आईकार जिसको हम बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेड या महानिदेशक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया, इंडिपेंडेंट चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने काम किया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात मैं बात करूं तो स्वामीनाथन साहब के अभूतपूर्व कार्य के लिए 1960 से 70 के दशक में उन्होंने भारत में कृषि क्रांति की थी, हरित क्रांति के जनक को माने जाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपॉइंटमेंट्स के लेकर के बात करूं तो कहाँ कहाँ काम किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में महानिदेशक के तौर पर काम किया, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में काम किया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके पुरस्कार की बात किया तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, हाईएस्ट तीनों सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है MS स्वामीनाथन साहब का। थोड़ा सा जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। क्लोनिंग एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये हमारा एक विषय है 7th यूनिट में, तो क्लोनिंग का शब्द आता है। और क्लोनिंग के नाम से आपने एक चीज पढ़ी होगी हर किताब में कि पहली क्लोनिंग किसकी की गई थी, तो क्लोनिंग की गई थी भेड़ की। और उस भेड़ का नाम क्या था, तो उस भेड़ का नाम था डॉली। डॉली नामक भेड़ का सबसे पहला क्लोन बनाया गया था। ये बहुत बार स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, और बड़ी वो बात है कि इसी डॉली नामक क्लोन को बनाने वाले जिन्होंने बनाया था उनका नाम था विल्मट। क्या नाम था, विल्मट। ठीक है, ये विल्मट का अभी हाल ही में क्या हो गया है, सबसे पहले लेकर के मैं बाहर आपके जैसा ही एक सेम टू सेम प्रतिरूप बना दूं, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। एक शुद्ध और सरल, ये अपने को याद रखना है। नाम विल्मट है, क्लोनिंग में इनका हाल ही में निधन हो गया है बेटा। ठीक, चलिए बात करें अगले के बारे में। तो आपको पता ICT में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 9th यूनिट। इस 9th यूनिट की भी एक पर्सनालिटी है, आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले पावर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, पावर पॉइंट। आपको पता है पावर पॉइंट जो है MS ऑफिस सूट का एक पार्ट है। ठीक है, MS ऑफिस सूट का एक पार्ट है पावर पॉइंट। इस पावर पॉइंट को बनाने वाले 2 लोग थे, उनमें उनके सह संस्थापक के तौर पर इन्होंने काम किया था डेनिस ऑस्टिन। मेन रोल तो इन्हीं का था, खैर डेनिस ऑस्टिन साहब, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो डेनिस ऑस्टिन साहब इन्होंने पावर पॉइंट के सह निर्माता के तौर पर काम किया था। और आपको जान के ये बड़ा होगा कि पावर पॉइंट सबसे पहले विकसित की थी फोरथॉट नाम की कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने, फोरथॉट नाम की कंपनी ने क्या बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट। 1987 में फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अंदर अधिकृत कर लिया था। तो माइक्रोसॉफ्ट जो अपन ICT में आप जान रहे होंगे, MS ऑफिस के अंतर्गत MS ऑफिस पूरा एक सूट आता है। अभी लेटेस्ट 21 या 23 का सूट देख रहे होंगे, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट, है ना, और आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। आप इसको एक बार पूरा देख लेना, है ना, क्योंकि उसमें काफी कुछ चीजें बढ़ चुकी हैं। पूछ लिया जाता है कि इसमें से क्या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, PSC ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक, तो पावर पॉइंट के सह संस्थापक कौन, डेनिस ऑस्टिन, ये अपने को ध्यान रखना है, इनका निधन हो चुका है बेटा। चलिए अगली पर्सनालिटी पे चर्चा करें तो मशहूर जलवायु विशेषज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सलीम उल हक साहब। यदि आपने लास्ट ईयर करंट पढ़ा होगा या चर्चा में आप रहे होंगे तो सलीम उल हक साहब का नाम आपको देखने को मिलता है। बहुत बड़े पर्यावरणविद है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे। सलीम उल हक साहब ने, इनका भी निधन हुआ है। अभी ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र स्थापित करने में इन्होंने मदद की थी। कहां पर, ढाका में। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र कहां पर है, बांग्लादेश की ढाका में है, और वहां पर इन्होंने इसको स्थापना करने में मदद की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये चर्चा में भी रहे थे, 2022 का ब्रिटिश साम्राज्य का 2022 में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था 2022 में, इसलिए पर्यावरण चर्चा में रहे थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए, कोई समस्या तो नहीं आ रही है? यदि कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल चैट करके मुझे बता देंगे। ये हमारी पहली क्लास है तो थोड़ा सा हम लोग का इंटरेक्शन हो जाए, है ना। हो सकता है मेरे बताने के तरीके में या आपके समझने के तरीके में कोई भी यदि गलती आपको लग रही होगी या ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंड लग रहा होगा तो आप बोल सकते हो। ठीक है, और यदि अच्छा लग रहा होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, जितने भी बच्चे अब लाइव है ना। बात करें चीन के प्रधानमंत्री, अगली खबर हमारे पास क्या है? चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग साहब के बारे में। अभी हाल ही में ली केकियांग साहब का निधन हो गया है। ठीक है, ये चाइना के प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भी पूछ ली जाती है। अभी ली केकियांग वैसे भी बहुत चर्चा में रहे थे और चाइना के साथ हमारी कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा है ना, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ली केकियांग साहब का निधन हुआ। अब ली केकियांग साहब का निधन हुआ तो चाइना के दूसरे प्रधानमंत्री बनने पड़ेंगे। बड़ी मतलब हंसी मजाक की मैं बात करूं तो ली केकियांग में से यदि आप के को हटा देते हो तो अगले प्रधानमंत्री बन गए ली कियांग। कौन बन गए? ली कियांग। ली केकियांग की जगह कौन बन गए? ली कियांग बन गए। इनको याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए, बात करें अगले पर्सनालिटी पर, तो बस इतना ही अपने को जानना। चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री थे ली केकियांग, वो मर गए, ली कियांग बन गए हैं। ठीक, अगले में चर्चा करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल साहब। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। एमएस गिल साहब का निधन हो गया, पूछ लिया जाएगा एमएस गिल साहब का हाल ही में निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं हमारे। ठीक है, एमएस गिल साहब, है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, इन्हें भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 1996 से लेकर के 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। कब? 1996 से लेकर के 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एमएस गिल साहब, जिनका निधन हो गया है। और यदि 96 से पहले की मैं बात करूं तो एक व्यक्ति मुझे याद आता है, टीएन शेषन साहब। ठीक है, इससे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टीएन शेषन साहब थे। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होगा, आदर्श आचार संहिता आपने जानी होगी। ये आदर्श आचार संहिता लाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो टीएन शेषन साहब थे, इनसे पहले जो थे। या मैं बात करूं वोटर्स आईडी पे जो आईडी में फोटो लगता है, ये कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर ये एमएस गिल साहब बने थे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ लिए जाते हैं, अपने को ध्यान रखना है। ठीक, बात करें अगली पर्सनालिटी को लेकर के तो एशियन पेंट्स के सह संस्थापक रहे हैं अभी अश्विन दानी साहब, इनका भी निधन हो गया है। एशियन पेंट्स अभी पेंटिंग या पेंट्स के रूप में बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है और एशियन पेंट्स एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले कंप्यूटर के आधार पर कलर मिक्सिंग का काम किया था या इस प्रणाली को इजाद किया था। ये अपने को ध्यान रखना है। भारत में पहला कंप्यूटरीकृत रंग मिश्रण कार्यक्रम किसने चलाया था? तो एशियन पेंट के सह संस्थापक हैं अश्विन दानी साहब, इन्होंने इसको किया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इनका भी निधन हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं दे सकते अपन। ठीक, चलिए। हाँ, संदीप सिसोदिया बिल्कुल टीएन शेषन साहब, है ना। ठीक है, और बाकी लोगों के कमेंट आए नहीं यार भाई, थोड़ा पेन चला लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। यह हो सकता है क्लास लेट आ रही होगी तो लेट कमेंट आएंगे, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मशहूर कार्टूनिस्ट है अजीत नीनन। कौन है? मशहूर कार्टूनिस्ट है अजीत नीनन साहब, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जैसे अपन ये बात करें कि कोई भी कार्टूनिस्ट मतलब कि न्यूज़पेपर अब जब पढ़ते होगे तो वहां पे पॉलिटिकल कार्टून्स बन के आते हैं ना, सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से मजाक के तौर पर जो आते हैं, उनको अपने को ध्यान रखना होता है। ऐसे ही फेमस कार्टूनिस्ट से अजीत नीनन साहब। और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इनका कार्टून प्रकाशित होता था वो निनांस वर्ल्ड के नाम से आता था। तो पूछ लिया जाएगा निनांस वर्ल्ड के नाम से आने वाला कार्टून या जो ये कार्टूनिस्ट थे ये कौन थे, इनका क्या है? इनका हाल ही में निधन हुआ है, अजीत निनान साहब इनका नाम था। ठीक, या इनका संबंध किस क्षेत्र से पूछ लिया जाएगा? अजीत निनान साहब का जिनका निधन हुआ है तो ये कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। निनांस वर्ल्ड इनका फेमस कार्टून है। बात करें महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में तो वैज्ञानिक वलार मथी आप सभी भारतीयों ने देखा था, तो आपने भी देखा ही होगा जब चंद्रयान 3 उड़ने वाला था, है ना, उस समय जब उसकी काउंटडाउन चलता है लाइक 10, 7, 8, 6 ऐसा करके जो काउंटडाउन चलता है, उसी काउंटडाउन को आवाज देने वाली कौन? वलार मथी जो साइंटिस्ट हैं इसरो की, इनका भी निधन हो गया है अभी रिसेंटली। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही इनका निधन हो गया, तो 2-3 दिन के अंदर में। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा ये चंद्रयान 3 को आवाज देने वाली कौन थी? इसरो के वैज्ञानिक वलार मथी इनका नाम था, है ना। पूछ लिया जाएगा क्या नाम था जिनको हाल ही में निधन हुआ है, तो वलार मथी। ठीक,
चलिए बात करें अगले उसमें, प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक सी आर राव, सांख्यिकी वैज्ञानिक स्टैटिस्टिक साइंटिस्ट है सी आर राव, 103 वर्ष की उम्र में इनका भी निधन हुआ है। सी आर राव भारत में महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री के रूप में माने जाते हैं। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल प्राइज है स्टैटिस्टिक्स का 2023 का, ये भी इनको हाल ही में मिला था, तो प्राइज के रूप में भी ये चर्चा में रह गए और इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में रह गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और आंकड़ाधारी है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गई बात। सी आर राव का संबंध किस क्षेत्र से है, तो प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक रहे हैं, है ना, और अभी रिसेंटली इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से नवाजा गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली पर्सनालिटी को देखते हैं। एडोब, आपने पढ़ा होगा एडोब फोटोशॉप, एडोब पीडीएफ रीडर, है ना, और आईसीटी में कंप्यूटर में टॉपिक आपको आता है। तो एडोब जो कंपनी है उसकी भी सह संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया। नाम याद रखेंगे, जॉन वॉर्नॉक, क्या नाम याद रखेंगे, जॉन वॉर्नॉक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एडोब कंपनी के सह संस्थापक रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ये एडोब के साथ में इनके साथ एक और थे चार्ल्स गैशके और जॉन वॉर्नॉक, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर के एडोब कंपनी बनाई थी, इसमें से जॉन वॉर्नॉक का क्या हो गया, निधन हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। वॉर्नॉक है ना, एडोब की स्थापना इन्होंने 1982 में की थी। एडोब के हेडक्वार्टर की बात करूं तो सैन जोन्स कैलिफोर्निया में है। सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के हेडक्वार्टर इधर ही है ना, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूछता है नहीं। हाँ, अभी वर्तमान में एडोब के सीईओ कौन है, तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, शांतनु नारायण। ठीक है, ये आपसे करंट में पूछा जा सकता है कि एडोब के सीईओ कौन है अभी, तो शांतनु नारायण है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं अगले। तो आपको पता आईसीटी में और पीएससी यदि हैकर के बारे में ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी एक फेमस पर्सनालिटी रही है, नाम है केविन मिटनिक, क्या याद है, केविन मिटनिक, ये भी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पहले हैकर थे और हैकर, अनएथिकल हैकर के रूप में इन्होंने काम किया, 5 साल की सजा भी हुई। इसके बाद फिर उन्होंने निकल करके और सरकार के लिए काम करके एक व्हाइट हैट हैकर के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया, इन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो ध्यान रखेंगे, व्हाइट हैट हैकर के नाम से प्रसिद्ध है साइबर सुरक्षा के सलाहकार और लेखक कौन, केविन मिटनिक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे आईसीटी के करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। बात करूं अगली पर्सनालिटी पे, तो पॉलिटिकल में आए तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी साहब का निधन हो गया है। किसका, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी साहब का निधन हुआ है। यदि प्रश्न कैसा बनेगा तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा ओमान चांडी साहब जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं। टेन्योर की मैं बात करूं तो पहला टेन्योर 2004 से 2006 के बीच रहा है, और यदि दूसरे टेन्योर के बारे में बात करूं तो 2011 से 2016 के बीच इनका दूसरा टेन्योर रहा है, केरल के ओमान चांडी साहब पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, तो 11 से 16 के बीच मुख्यमंत्री रहे और 4 से 6 के बीच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बाकी और कुछ जानने की जरूरत यहां से है नहीं। अगली चर्चा करें तो प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार है नंबूदरी, है ना, ये नंबूदरी का भी निधन हो गया। मल्लपुरम जिले के कोट्टकलम में रहते हैं, केरला का ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा हाल ही में नंबूदरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वो क्या है, मूर्तिकार और चित्रकार है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बात करें अगले पे। अगली खबर है लिथियम आयन बैटरी, ये सभी के पास होती है ना, यदि जो भी व्यक्ति फोन या ऐसे कुछ बैटरी वाले गैजेट चलाता है वो सारी बैटरी किससे बनती है, लिथियम आयन से बनती है, और इसी के सह आविष्कारक कहना चाहिए जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। कौन, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का भी अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। तो कहते हैं ना कि हमारे मोबाइल में बैटरी गुड इनफ है, आप ऐसे याद रखना, लिथियम आयन बैटरी के संस्थापक कौन है, ये जॉन इनफ या गुड इनफ है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक, चलिए भाई अगले उसमें चर्चा करें। अगली खबर है पाकिस्तानी मूल के लेखक और प्रखर वक्ता, लेखक वक्ता जो भी आप इनको बोल दो, तारिक फतेह साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तारिक फतेह। तारिक फतेह को लेकर के 2 प्रश्न बन सकते हैं, एक तो उनका क्राइटेरिया, ये सभी जानते हैं कि वो लेखक रहे हैं और पाकिस्तान में जन्मे होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बेबाक तरीके से बोलता है तो वो तारिक फतेह साहब है। यदि कभी वक्त मिलेगा तो यूट्यूब में जरूर इनको देखना, इनके स्पीचेस को, है ना। ठीक, तो 1949 में पाकिस्तान में पैदा हुए थे, इसके बाद 1980 की दशक की शुरुआत में ये कनाडा चले गए और वहीं पर जाके इन्होंने इसकी नागरिकता ले ली थी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, तो कनाडाई नागरिक है।
आपसे पूछा जाएगा तारिक फतेह जो एक प्रसिद्ध लेखक के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के नागरिक थे? तो कनाडाई नागरिक थे, ठीक है। या उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। किसके हित में बात करते थे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भारत के हित में बात करते थे। कभी वक्त मिले तो देखना जरूर, ठीक है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला, गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली साहब का निधन हो गया है। आपको पता है राज्यपाल सेक्शन से सीधा सीधा प्रश्न हर बार पीएससी में पूछा जाता है, तो इस बार ओपी कोहली से पूछा जा सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश कोहली साहब का हाल ही में निधन हुआ है। और ओम प्रकाश कोहली साहब जो है गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम किए हैं। इसके बाद फिर आनंदीबेन पटेल को परमानेंट राज्यपाल बनाया था ना, तो ये ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम किया है इन्होंने, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये गोवा के राज्यपाल भी रहे हैं और गुजरात के भी पूर्व राज्यपाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से गिने जाते हैं ओम प्रकाश कोहली साहब, ठीक है। तो गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने काम किया है। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगली उसमें देखते हैं अपन। तो यहां तक तो हमारी क्या थी, महत्वपूर्ण निधन थे। इसके बाद अब श्रद्धांजलि खत्म होती है। अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में बहुत सारे अपन इसमें G20 के जितने भी मैंने बोला है नेशनल और इंटरनेशनल पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में करेंगे। अभी फिलहाल हमको क्या करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करनी है। तो अगली मैं चर्चा करूं, अब बात होती है नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट्स की, है ना। नियुक्ति की मैं बात करूं तो अभी हाल ही में त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने इंदिरा सेना रेड्डी नेल्लू। कौन है? इंदिरा सेना रेड्डी नेल्लू। नाम तो साउथ का है, व्यक्ति भी साउथ के, लेकिन राज्यपाल कहां के बने हैं? नॉर्थ ईस्ट के बने हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा। यदि मैं बात करूं इन्होंने किसकी जगह ली है, तो यहां के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत की जगह इन्होंने ये लिया था, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आचार्य देवव्रत साहब भी थे, पता नहीं मेरे को थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है, एक बार आप चेक कर लेना उसको ना। इसके अलावा मैं बात करूं रघुवर दास, किसकी मैं बात करूं? रघुवर दास के बारे में बात करूं तो रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। फोटो आप देख पा रहे होंगे रघुवर दास साहब का। ये रघुवर दास जो ओडिशा के राज्यपाल बने हैं, इन्होंने जगह ली है, ओडिशा में एक राज्यपाल थे, कौन? गणेशी लाल, ठीक है ना। गणेशी लाल बहुत समय से राज्यपाल रहे, उनके जगह किसको बनाया गया? रघुवर दास साहब को। रघुवर दास साहब की बात करूं तो ये जो है झारखंड, कहाँ के? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। यदि ओडिशा के अभी वर्तमान सीएम साहब के बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हो, नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल थे, बहुत लंबे समय से थे। इनकी जगह किसको राज्यपाल बनाया? रघुवर दास को बनाया है, ठीक है, ठीक। अगली बात करें, पंकज बोहरा ने आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अब आईएसीसी क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि ना पूछो तो फिर लगेगा कि सर ये तो आपने बताया नहीं, है ना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगा मैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए जो चीफ बने हैं, अध्यक्ष बने, कौन? पंकज बोहरा साहब है ना। ये अपने को एक बार लेकिन सरसरी निगाहों से देखना है भाई, पीएससी तो कुछ भी दे सकती है ना, लेकिन अपने को चीजों को कल कंप्लीट भी करना है। तो पंकज बोहरा, ये आपको याद रखना है। अगले मैं बात करूं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है सीबीडीटी, उसके नए चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता साहब को नियुक्त किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। वही मैं अगली पर्सनालिटी के बारे में बात करूं तो चितरंजन त्रिपाठी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये आपने सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, ये नई दिल्ली में है और इसके नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है किसको? चितरंजन त्रिपाठी को। ये आप फोटो में देख पा रहे होगे ना, चितरंजन त्रिपाठी साहब, ये, ठीक है। चलिए, तो ये अपने को थोड़ा सा नॉलेज में रखना है। आगे मैं बात करूं धनंजय जोशी के बारे में, तो आपको पता है DIPA, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन है, इसके नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? धनंजय जोशी को चुना गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। आईसीटी में अपन पढ़ते ही हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी अपन इस चीज को जान रहे होंगे, ठीक है। बात करें नेस्कॉम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। नेस्कॉम आपको पता है, फुल फॉर्म देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है नेस्कॉम,
ठीक है, तो आईसीटी के एस्पेक्ट से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम, भारत में आईटी उद्योग की एक शीर्ष संस्था है। इसके चेयरपर्सन, नॉट अध्यक्ष, चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। चेयरपर्सन कौन है? राजेश नाम्बियार साहब है। और यदि उसकी मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है उसमें? देवजानी घोष एक महिला है जो इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है और देवजानी घोष जो है उसकी अध्यक्ष है। ठीक, ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। देखो जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जितनी भी कंपनीज हैं, है ना, ये सब के आपको सीईओज पता होने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पीएससी पहले भी पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब से 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ तब से लेके अब तक रेलवे बोर्ड के इतिहास में कोई महिला अध्यक्ष नहीं चुनी गई थी। अभी महिला अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसकी जगह ली है इन्होंने तो अनिल कुमार लाहौटी की जगह इनको चुना गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए अगले उसमें चर्चा करते हैं। तो आर माधवन साहब बहुत फेमस है ना, बहुत सारे अवार्ड भी लेके चले गए हैं ये, अच्छी खासी। रॉकेटरी द नंबी नारायण एक मूवी के लिए इन्होंने खुद डायरेक्शन किया, खुद एक्टिंग की, है ना, और अवार्ड भी लेके गए। साथ में अभी इन्हें FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या करता है? ये आपको एक्टिंग का प्रशिक्षण देता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना, 1960 में FTII की स्थापना हुई थी। क्लियर है बात? ये कहां पर है? तो पुणे में है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आर माधवन साहब क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं FTII के। ठीक, चलो अगली मैं बात करूं तो किरण मनी, वाईकॉम 18 क्या है? एक मीडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है वाईकॉम 18। और वाईकॉम 18 के अभी डिजिटल बिजनेस में नए CEO के तौर पर किसे चुना गया है? तो किरण मनी साहब को चुना गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना, ऑफिसर किसको चुना गया है? तो ये है किरण मनी। फोटो आप देख पा रहे होगे। वाईकॉम 18 के स्थापना की मैं बात करूं तो 2007 में इसकी स्थापना हुई है। और मैं बात करूं तो ये जो किरण मनी है ये वर्तमान में एशिया पैसिफिक रीजन जो है अपना, एशिया प्रशांत क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें एंड्रॉइड और गूगल प्ले जो आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और एंड्रॉइड के प्रबंधक और MD के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है, इनको अपने को ध्यान रखना है। कौन? किरण मनी साहब। ठीक, चलिए अगली पर्सनालिटी पर चर्चा करें। थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारी चर्चा है अपने पास में, बहुत सारा कलेक्शन है। ठीक, वैभव तनेजा, टेस्ला की यदि हम बात करें तो वैभव तनेजा जो है ये मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसके? टेस्ला के। कौन चुने गए हैं? तो वैभव तनेजा। आपको पता है भारतीय वैसे भी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जितनी भी विदेश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के CEOs या बड़े हेड पर कौन है? भारतीय लोग हैं। गूगल के सुंदर पिचाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला साहब, शांतनु नारायण एडोब में बैठे हैं। ये वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य चीफ या मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए। यदि मैं टेस्ला की बात करूं, अच्छा इसके पहले कौन था? तो वैभव जाचरी किरखोन करके थे, उनकी जगह बने, ये भी ध्यान रखना है। यदि मैं सबसे पहले तो एक नाम लिख ही देना चाहिए, वो है एलन मस्क का। किसका नाम? एलन मस्क का। ठीक है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, और ये करती क्या है टेस्ला? तो ये ऑटोमेटिव और एनर्जी से जुड़ी एक कंपनी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के डिजाइन, उसके विकास, उसके निर्माण के लिए जानी जाती है। और ये जो टेस्ला है 2003 में बनी थी। इसके अलावा एलन मस्क आपको पता है बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। स्पेस एक्स, अंतरिक्ष के लिए अपनी खुद की एक प्राइवेट एजेंसी है इनकी। इसके अलावा इन्होंने अभी बीच में ट्विटर को खरीद लिया था $44 बिलियन में, आपको पता होगा। और उसका नाम इन्होंने क्या कर दिया है? टेस्ला का नाम, नया नाम क्या है? एक्स, है ना। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। तो टेस्ला का नया नाम क्या है? एक्स करके चलता है आपका सोशल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वैभव तनेजा को अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है इसमें। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें क्लियर है। आगे बात करें LIC के, तो LIC के अभी प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो R दुरईस्वामी को। किसको? R दुरईस्वामी को LIC का अभी नया निदेशक चुना गया है। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बात करें अगले पे, तो निवृत्ति रॉय, भाई मोस्ट फेमस पर्सनालिटी है निवृत्ति रॉय, इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO है। ठीक है ना, कौन? इन्वेस्ट इंडिया की MD CEO निवृत्ति रॉय, इन्वेस्ट इंडिया की MD और CEO है। अब इन्वेस्ट इंडिया कंपनी क्या है जिसकी ये CEO है, उसको देखने के लिए
भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा प्राप्त एजेंसी है, जो भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और यदि हम बात करें तो सुविधा प्रदाता एजेंसी है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, इस पे काम करती है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन गठित एक गैर सरकारी ये क्या है संगठन है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। और इसी की हेड किसको बनाया गया है, इन्वेस्ट इंडिया की निरुवती राय को। और ये निरुवती राय अभी जो है इससे पहले इंटेल जो कंपनी है ना चिप बनाती है इंटेल, उसकी इंडिया के ऑफिस की ये हेड थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, आगे चर्चा करूं अगली पर्सनालिटी पे, तो आपको पता है 33+1 सुप्रीम कोर्ट है ना, इसमें अभी जो वर्तमान में संख्या थी 30, अब ये बढ़कर के हो गई है 32। किसकी, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़कर हो गई है 32। 2 अभी नए जज नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये अपने को ध्यान रखना है। तो वो कौन है, एक तो तेलंगाना के चीफ जस्टिस थे उज्जवल भुइया, तेलंगाना के चीफ जस्टिस कौन, उज्जवल भुइया, एक ये, और दूसरे केरल के मुख्य न्यायाधीश, केरल के कौन मुख्य न्यायाधीश, वेंकट नारायण भट्टी। तो एक भुइया और एक भट्टी, तो दोनों नाम याद रखेंगे, भुइया भट्टी के नाम से याद रख लेना। ये दोनों को अभी क्या कहना चुना गया है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर चुना गया है। ठीक है, अब न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर कितनी हो गई है, 32 हो गई, ये ध्यान रखना है। यदि भट्टी की बात करें तो केरल के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और भुइया की बात करें तो तेलंगाना के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है ना ये। ठीक, चलो यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊं तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, क्या ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है शेख तलाल फहद अल सबाह। शेख तलाल फहद अल सबाह साहब को नियुक्त किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, और यदि मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में, तो एशिया के 45 देश, एशिया महाद्वीप पे जो 45 कंट्रीज आते हैं उनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। और यदि मैं बात करूं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और शेख तलाल फहद अल सबाह साहब जो है इसके कौन है, चेयरमैन है। नो डाउट आप यदि पहली बार नाम पढ़ रहे होगे तो नाम पढ़ने में तकलीफ तो होगी, जितने ज्यादा बार इनको पढ़ोगे ऐसे पर्सनालिटीज के नाम को पढ़ पढ़ के उनसे दोस्ती कर लो, आपको नाम याद हो जाएगा। अगली पर्सनालिटी आपके पास है एनजीटी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश श्रीवास्तव साहब को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4थे नंबर के, ठीक है, 4th नंबर के एनजीटी के अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एक अर्ध न्यायिक निकाय है और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में पे काम करता है। यदि कोई पर्यावरण के खिलाफ कोई काम करता है तो उसके लिए कार्यवाही करना, उसको सजा सुनाना, ये और ये सारे प्रावधान या सारे पावर इसके पास होते हैं एनजीटी के पास। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि वैश्विक स्तर पर एनजीटी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी ऐसी संस्था है जो किसी देश के द्वारा चलाई जा रही है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया चलाता था ग्रीन आर्मी, क्या चलाता था, ग्रीन आर्मी। कौन चलाता था, ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन आर्मी, वो है, और उसके बाद एनजीटी बनी है। अच्छा, आपको पता है चूंकि आयोग या यूनिट 10th आपको इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे एनजीटी भी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे हम कहते हैं, उसके अध्यक्ष को लेकर के हम बात करें तो जस्टिस ये प्रकाश श्रीवास्तव जब नहीं बने थे तो उसके पहले कुछ समय के लिए शिव कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यदि पूछ लिया जाए तो शिव कुमार सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। और यदि इसके मैं पूरे अध्यक्षों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अध्यक्ष आते हैं लोकेश्वर सिंह पंता। कौन है, लोकेश्वर सिंह पंता पहले अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो याद रखना है स्वतंत्र कुमार सिंह। कौन है, स्वतंत्र कुमार सिंह दूसरे अध्यक्ष थे। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो ये अभी जस्ट जो रिटायर हुए हैं, कौन, आदर्श कुमार गोयल साहब, है ना, आदर्श कुमार गोयल जो थे वो तीसरे नंबर के थे। और अभी 4थे नंबर के मैं बात करूं तो प्रकाश श्रीवास्तव साहब बन गए हैं, लेकिन इनके बीच एक कार्यवाहक भी बन गए हैं, शिव कुमार सिंह, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो एक तो हो गए क्या आपके सबसे पहले लोकेश्वर सिंह पंता, स्वतंत्र कुमार, और फिर आपके आदर्श कुमार गोयल साहब और प्रकाश श्रीवास्तव। देखो आपको पता है सीधा सीधा पीएससी प्रश्न पूछता है कि कौन इनमें से चेयरमैन है या नहीं है, और एक ऐसा
कमीशन या ऐसा इंस्टीट्यूशन या जिसकी हम बात करें जिसमें अभी तक हुए ही 4 हैं और पेपर में भी 4 ऑप्शन होते हैं, तो ये प्रश्न बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं तो एनजीटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब ये तो ठीक है, एनजीटी की क्या ही जानकारी। एनजीटी का गठन 2018 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मंथ था अक्टूबर के आसपास का, अक्टूबर 2018 में गठित हुआ था। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है, ये भी अपने को पता रखना है। यदि इनके रीजनल या क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में मैं बात करूं तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें एक तो भोपाल है, दूसरा पुणे है, तीसरा कलकत्ता है, चेन्नई है, गुवाहाटी। यदि मैं इसको याद रखने की कोशिश करूं तो मध्य भारत में भोपाल हो गया, थोड़ा सा नीचे गए तो पुणे हो गया, और इधर ईस्ट में बात करूंगा तो कोलकाता हो गया और गुवाहाटी हो गया। तो ईस्ट में 2 हो गए, कोलकाता और गुवाहाटी। मिड में बात करूं तो भोपाल और महाराष्ट्र का पुणे, और साउथ की बात करूं तो चेन्नई। ठीक है ना, ये 6 जगह इसके क्या है, रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो एनजीटी क्लियर हो गया बेटा, है ना। सॉरी 2018 बोल रहा हूँ, हाँ 2018, ये 2010 के अधिनियम के तहत गठित हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो नहीं यार सॉरी माफी चाहूंगा, 18 नहीं 2010 में गठित हुआ था। 18 अक्टूबर की डेट थी यार, सॉरी 18 अक्टूबर 2010 में गठित हुआ था ना, ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, आप सभी जानते हो हमारे यहाँ की खुफिया जांच एजेंसी है कौन सी, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके भी नए अभी चेयरमैन बने हैं कौन, रवि सिन्हा। कौन बने हैं, रवि सिन्हा। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो सामंत कुमार गोयल साहब का स्थान लिया है या लेंगे, ये तो समय समाप्त हो चुका था। यदि मैं रॉ के गठन के बारे में बात करूं तो 1968 में रॉ का गठन होता है। ठीक, चलो तो ये ध्यान रखना है, सामंत कुमार गोयल साहब की जगह ली है रवि सिन्हा साहब ने, और ये 1968 में गठित हुआ था रॉ, फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की खुफिया जांच एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें अमित कुमार अग्रवाल के बारे में, तो आप यूआईडीआई के बारे में जानते हो कि सबके पर्स सबके वॉलेट में होगा आपका अपना आधार कार्ड, है ना, जानते हो। तो आधार कार्ड के नए चेयरपर्सन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, नियुक्त नहीं पहले से ही थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया आगे 1 साल के लिए। और तो कौन, अमित अग्रवाल साहब का क्या बढ़ा है, इनका कार्यकाल बढ़ा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यूआईडीआई फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी सीईओ कौन है, तो अमित अग्रवाल साहब है। अगली पर्सनालिटी पे बात करूं तो सुबोध कुमार सिंह, ये छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, हाँ राहुल बिल्कुल सही कह रहे बेटा ना। चलो आगे बात करें हीरालाल सामरिया। ये आप अपनी किताबों में अभी जितनी भी मार्केट में आयोग की किताबें आ रही हैं, उस आयोग की किताब में आप आप जब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ रहे होगे, राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग, तो केंद्रीय सूचना आयोग के लेटेस्ट अध्यक्ष का नाम चेंज कर लेना, अपनी कॉपी में अपडेट कर लेना भाई। ठीक है, तो अभी किसको बना दिया गया है, 5-6 दिन पहले की बात है, हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। सीआईसी के प्रमुख कौन बन गए हैं, हीरालाल सामरिया बन गए हैं। पूरी समसामयिक की सूचना देते हैं, ऐसा याद रख लेना, कौन, हीरालाल साहब। तो हीरालाल सामरिया इनका नाम है, मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं अपने सूचना आयोग में। ठीक है, और यदि पहले सूचना आयुक्त की मैं बात करूं तो कौन है, वजाहत हबीबुल्ला साहब थे। भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला साहब। और अभी बने हीरालाल सामरिया, किसकी जगह बने, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह नए बन गए कौन, हीरालाल सामरिया। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अगले उसमें। तो आरबीआई ने अपना एक कार्यकारी निदेशक बनाया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, आरबीआई ने बनाया है कार्यकारी निदेशक किसे, मनोरंजन मिश्रा को। ये ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय या जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश ऐसे परिचालन के कामकाजों को देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस चीज के लिए टेंशन लेना नहीं। मनोरंजन मिश्रा साहब आरबीआई के क्या बन गए हैं, तो ध्यान रखेंगे कार्यकारी निदेशक के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है ना। ठीक, आगे बात करें अगली पर्सनालिटीज को लेकर के, तो धोनी साहब, अभी धोनी को एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या एसबीआई को लिखना है यार, ठीक है जाने दो ना। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो धोनी को बनाया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। अभी और मैं बात करूं यहाँ पे, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे चुना गया है, भारतीय क्रिकेट टीम के महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं
अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार जो है वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। ठीक, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, अगली चर्चा की मैं बात करूं तो बात है, आप फोटो में देख पा रहे होगे, मोस्ट फेमस एक्टर राजकुमार राव। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके बाद? सचिन के बाद। सचिन तेंदुलकर को भी नियुक्त किया है और दूसरे कौन है? राजकुमार राव। ये दोनों को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना। सचिन कुमार साहब को 3 साल के लिए और राजकुमार साहब को आगामी आने वाले जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनके नेशनल आइकॉन के तौर पर इन्हें चुना गया है। और आपको पता ही होगा इन्होंने कैसा किरदार निभाया भी है ना। एक चुनाव कराने वाले कार्यकर्ता, एक अधिकारी के रूप में। पिक्चर थी न्यूटन, अब सभी ने देखी होगी, जिसपे छत्तीसगढ़ के कुछ नक्सलाइट एरिया में चुनाव कराने के लिए एक अच्छा काम किया था और एक अच्छा रोल भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको चुना गया है। ध्यान रखेंगे, राजकुमार राव को किसने? CIC है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है उसका। और किसके साथ में नियुक्त किया गया? इसके अलावा सचिन तेंदुलकर साहब को भी नियुक्त किया गया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक, चलिए ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार जैन, IRCTC। यदि आपने एक बार भी रेल की यात्रा की होगी तो IRCTC का नाम आप जानते होंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके नए MD या CMD कौन बने हैं? संजय कुमार जैन साहब बने हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक, चलिए फिर अगली पर्सनालिटी पे चर्चा करते हैं। अगली पर्सनालिटी है अरविंदम बागची। ये फोटो यदि आप तैयारी करते हो और आप न्यूज़ देखते होगे तो आप मान के चलिए कि आपने ये फोटो तो जरूर देखा होगा। कब? जब भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ये व्यक्ति आपको जरूर न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। इनका नाम क्या है? अरविंदम या अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर किसे चुना गया है? अरविंदम बागची को चुना गया है। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, ये काट देंगे, ये गलत आ गया है ना। तो इन्होंने अभी किसका स्थान लिया मुझे भी क्लियर नहीं है, बस अभी ये ध्यान रखना है कि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भारत के इनको चुना गया है, अरविंदम बागची को। हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। BK मोहंती कौन है? BK मोहंती जो है IREDA यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा जिसको हम बोलते हैं ना, IRDEA। तो इरडा के जो नए निदेशक हैं, ध्यान रखना वो इरडा नहीं है, वो एक इरडा अलग है ना, वो इंश्योरेंस वाला है, उसको मत करना इसमें इंक्लूड। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके नए निदेशक के तौर पर, वो भी वित्त निदेशक, फाइनेंशियल निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो BK मोहंती साहब को नियुक्त किया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? BK मोहंती साहब को नियुक्त किया गया, बस, बाकी कुछ नहीं। आगे मैं बात करूं KN शांता कुमार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। आप PTI के बारे में जानते होंगे, आजादी के बाद पहली न्यूज एजेंसी जो भारत में स्थापित हुई थी वो PTI थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी, एक प्राइवेट एजेंसी थी। उसके संस्थापक, सॉरी संस्थापक क्यों कह रहा हूं मैं, उनके अभी नए जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? KN शांता कुमार। तो PTI के नए अध्यक्ष कौन बने? KN शांता कुमार बने, ये अपने को ध्यान रखना है। मैंने बताई दिया 1947 में आजाद भारत में, या भारत में आजादी के 2 महीने बाद ही ये एजेंसी बन गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहती है। हाँ, मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ पूछे ना पूछे इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। मून मैन ऑफ इंडिया, क्या मून मैन ऑफ इंडिया या भारत के मून मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है माइल स्वामी अन्नादुरई। कौन? माइल स्वामी अन्नादुरई जो है ये मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत की एक प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म है। कौन सी सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म है? SS इनोवेशन। क्या नाम है उसका?
SS इनोवेशन नाम है, उसने पद्मश्री सम्मानित माइल स्वामी अन्नादुरई को क्या किया है, उनके निर्देशन में शामिल किया है ना, उनके बोर्ड में शामिल हुए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्या नाम है इनका, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कौन, माइल स्वामी अन्नादुरई, ठीक है। SS इनोवेशन के संस्थापक अध्यक्ष और CEO की बात करूं तो SS इनोवेशन के कौन है, सुधीर प्रेम श्रीवास्तव है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल रोबोटिक्स फर्म, आप सभी जानते होंगे सर्जिकल रोबोटिक्स क्या होता है। सर्जिकल रोबोटिक्स को मैं एक सिंपल से वे में बोलूं तो यदि आपको कोई ऑपरेशन करना है, मेडिकल डिवाइसेस जो हम बात करते हैं जो रोबोटिक्स में काम करती है ऑपरेशन को लेकर के और भी किसी चीज को लेकर के, तो वो सर्जिकल रोबोटिक्स के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही इक्विपमेंट्स, ऐसे ही रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है SS इनोवेशन, ठीक है ना, उसमें इनको भी शामिल किया गया। किसको, तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले माइल स्वामी अन्नादुरई को, ठीक। चलिए अगले पे चर्चा करते हैं। अगले गीतिका श्रीवास्तव, भाई ध्यान रखना पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव, और पाकिस्तान में भारत की क्या बनी है, उच्चायुक्त बनी है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया है, पहली महिला है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी बेटा, ठीक। चलो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, सचिन तेंदुलकर होंगे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन, इस पे मैंने आपको बता दिया R राजकुमार साहू के साथ, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगले पे चर्चा करें तो अगला क्या है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, कि चेयरमैन कौन है, संजय अग्रवाल, इनका नियुक्त हुआ है। संजय अग्रवाल को किसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, क्या है, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है, तो संजय कुमार अग्रवाल को चुना गया है, वो आपके पास दिख रहे होंगे। इसके पहले विवेक जोहरी फेमस पर्सनालिटी थी जो इसके चेयरमैन के पद पर थी, उनको अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसकी जगह किसको बनाया गया है, संजय कुमार अग्रवाल साहब को, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, ये मैं अप्रत्यक्ष कर की बात करूं और सीमा शुल्क बोर्ड की बात करूं तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा माना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है CBDT या इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला जो डिपार्टमेंट वो किसके अंतर्गत आता है भाई, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। और करता क्या है, तो ये केंद्रीय माल और सेवा गुड्स एंड सर्विसेज IGST, CGST और कराधान को लेकर के कर संकलन, टैक्स कलेक्शन मतलब टैक्स का एनालिसिस करता है, और तस्कर की रोकथाम संबंधी नीतियों का निर्धारण भी करता है, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कौन है, संजय कुमार अग्रवाल, किसकी जगह, विवेक जोहरी की जगह, ठीक। इसके बाद एक और फेमस पर्सनालिटी है पुनीत चंदोक, कौन है, पुनीत चंदोक, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कोऑपरेटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इन्हें चुना गया है। किसको, पुनीत चंदोक को, किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है उसका दक्षिण एशिया के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है। और ICT की बात है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा सा अपने को जान लेना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन साहब हैं। माइक्रोसॉफ्ट के यदि मुख्यालय की बात करूं तो रेडमंड वॉशिंगटन में है। यदि मैं CEO की बात करूं तो सत्या नडेला साहब हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी खबर यहाँ पे है आपके लिए पूर्णता। एक नई खबर यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राकेश पाल सिंह इंडियन कोस्ट फोर्स, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के 25वें महानिदेशक बने। कौन, राकेश पाल सिंह इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के तौर पर चुना गया है, तटरक्षक बल के, है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे तो काफी है, तो क्लियर है भाई, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात करते हैं, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये पर्सनालिटीज तो हमने देखी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, और साथ में हमने देखी डेथ को लेकर के। आपको लग रहा होगा कि सर ये फला पुरस्कार फला व्यक्ति को मिला, तो पुरस्कार में हम उन व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, ठीक है, वो पुरस्कार वाले टॉपिक में हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी पर्सनालिटीज को पढ़ा जाए, ये एक बड़ा विषय रहता है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए इस बार ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इस बार इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को लेकर के एक प्रश्न तो सीधा सीधा बनेगा, चाहे वो मैच द कॉलम के फॉर्म में बन जाए या फिर सिंगल तरीके से पूछा जाए। क्यों, क्योंकि भारत ने 2023 में G20 समिट को होस्ट किया है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता रही है। G20 के बारे में आप क्या क्या बातें जानते हैं, थोड़ी सी G20 पे चर्चा कर लेते हैं और फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हम उन व्यक्तित्व को पढ़ेंगे जो G20 सदस्य देशों के मेंबर और राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। साथ में भारत ने जब G20 को कराया
तो कौन कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विशेष आमंत्रित तौर पर बुलाया, साथ ही कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके हेडों को भी हमने बुलाया था। ठीक है, ये 3 हम चर्चा करेंगे। क्या? एक तो G20 जो कंट्री मेंबर्स हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन है, साथ में स्पेशल गेस्ट के रूप में जिन जिन कंट्रीज के हम राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया उन पर चर्चा करेंगे। और तीसरी जो हम चर्चा कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, उनके जो चीफ हैं जिनको हमने बुलाया था। तो आपसे सीधे सीधे वहीं से बन जाएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतने में से आराम से फंस जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर ले G20 के बारे में। तो आपको पता है G20 समिट कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की थी। एक ये ध्यान रखना है। दूसरी 9 और 10 सितंबर, कब? 9-10 सितंबर 2023 को इसकी बैठक हुई। कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं दिल्ली में कहाँ हुई, तो आप सबको पता है जगह का नाम भारत मंडपम। ठीक है, इसीलिए बनाया गया था। यदि मैं बात करूं 18वें G20 सम्मेलन के बारे में, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अध्यक्षता को लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो अध्यक्षता की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनेंगे। अध्यक्षता भारत ने ली थी 1 दिसंबर, ये डेट पूछे जाने के चांसेस लगते हैं, 1 दिसंबर 2022। कब से? 1 दिसंबर 2022 से, जो अब खत्म होने वाली है। कब? 30 नवंबर। कब? 30 नवंबर 2023 को खत्म होने वाली है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो भारत की अध्यक्षता का टेन्योर क्या है? 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो अगली अध्यक्षता किसके पास चली गई है? तो इन्हीं ब्राजील के पास चली गई है ना। ब्राजील ने अगली अध्यक्षता ले लिया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरियो शहर है, वहां पर होगी अगली G20 की बैठक। यदि मैं बात करूं G20 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, तो G20 के यदि गठन की मैं बात करूं तो G20 का गठन होता है 1999 में। एक ऐसा दौर, 1999 का एक ऐसा दौर जब विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और बड़े बड़े विश्व के देश जो हैं, जो आर्थिक मंदी से गुजर है, उन लोगों ने मिलकर के फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए एक संस्था बनाई, है ना, ध्यान रखेंगे। उसी संस्था को G20 बोला गया। और G20 में फिर इसके लिए जो भी राष्ट्र कंट्री इसके मेंबर थे, उनके RBI या उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो, और साथ में उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक होती थी। ठीक है, और कोई नहीं बुलाया जाता था। लेकिन 2008, कब से? 2008 में, ध्यान रखेंगे, 2008 में यहां से शुरू किया इन्होंने राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का सिलसिला। तो 2008 से राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर और वहां के सेंट्रल बैंक के जो भी गवर्नर्स हैं उनको बुलाया जाता था, बस। ठीक है, 18वां समिट हमारे पास था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अगला समिट होगा G20 का। ठीक है, इतनी स्टैटिक बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रॉयका करके एक शब्द आता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन सा शब्द? ट्रॉयका करके। बाली इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, वहां से उठा करके हमने भारत ने रखा, भारत ने आगे दे दिया ब्राजील को। तो जो अध्यक्षता करा रहा है वो, जिससे पहले हुआ है और जिसके बाद होगा, ये तीनों कंट्री मिलकर के ट्रॉयका का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक जो अध्यक्षता देता है, एक जो अध्यक्षता ग्रहण करता है, और एक जो अगले को अध्यक्षता देगा। ये तीनों जगह जो कहलाती है वो ट्रॉयका के रूप में काम करती हैं। तो G20 में आमंत्रित देशों में यदि हम बात करें तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा साहब, है ना, या चूंकि ब्राजील G20 का मेंबर कंट्री है तो लूला डी सिल्वा साहब इसके राष्ट्रपति हैं, है ना, प्रेसिडेंट है, ध्यान रखेंगे। इनको हमने बुलाया था और इनको हमने अध्यक्षता सौंप भी थी। तो पहले तो ये पर्सनालिटी। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन? लूला डी सिल्वा, ये ध्यान रखना। अगली मैं बात करूं G20 में आमंत्रित इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है भाई? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। हम थोड़ी सी कैपिटल को लेकर के भी चर्चा कर लेंगे यदि आपको लगता है। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन पूछी जरूर जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। जोको विडोडो यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। कौन है? जोको विडोडो। इनको भी बुलाया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। वहीं अगली पर्सनालिटी के बारे में बात करूं तो कनाडा के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। कनाडा की राजधानी की मैं बात करूं तो ओटावा। क्या है कनाडा की राजधानी? ओटावा है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ओटावा। और कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो साहब है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में ट्रोल हुए जब ये भारत आए थे। वापस जाते समय इनका प्लेन खराब हो गया। प्लेन खराब होने के बाद और बहुत सारी बातें हुई, अपने बेटे के साथ आए थे। तो ध्यान रखेंगे जस्टिन ट्रूडो
किस देश के राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो कनाडा के हैं। कनाडा की राजधानी की बात करूं तो क्या है, ओटावा है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं अगले विशेष आमंत्रित, तो टर्की। टर्की के राष्ट्रपति कौन है, रेसेप तैयप। कौन है, रेसेप तैयप। ये बस इतना ही याद रखना है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम में बहुत दिक्कत होती है। तो रेसेप तैयप नाम है कहाँ के, टर्की। टर्की के राष्ट्रपति है, ठीक है। टर्की की यदि मैं बात करूं राजधानी की, तो टर्की की राजधानी अंताल्या। अंताल्या। टर्की की राजधानी क्या है, अंताल्या है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए, तो ये भी आए थे कौन, रेसेप या रेसेप तैयप, टर्की के हैं। अगली बात करूं तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब कौन है, यून सुक येवोल। कौन है, यून सुक येवोल। ये भी आए थे भारत, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यदि साउथ कोरिया की कैपिटल की मैं बात कर दूं तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। यदि नॉर्थ कोरिया जो इसका है उसकी राजधानी है प्योंगयांग। साउथ कोरिया की क्या है, सियोल। नॉर्थ कोरिया की क्या है, प्योंगयांग है। और नॉर्थ कोरिया पता है आपको क्या नाम से, किम जोंग उन जो वहां का है तानाशाह, वो ही चलता है। लेकिन साउथ कोरिया की रिपब्लिक कंट्री है और भारत के अच्छे संबंध है साउथ कोरिया से, है ना। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा कर रहे होंगे तब बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। अभी यून सुक ये बोल, आपको ये मन में आ रहा होगा कि सर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे पढ़ा रहे हो तो और भी चीजें इनमें बता दो। हम सिर्फ व्यक्तित्व का टॉपिक लिए तो सिर्फ व्यक्तित्व को याद रखेंगे, बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो ही पढ़ेंगे। अदरवाइज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से पढ़ रहे होंगे ना, तब उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल समिट पे वो कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात करूं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, अल्बर्टो फर्नांडिस। अल्बर्टो फर्नांडिस कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं। ये भी सदस्य देश है, वहां से आए थे। अर्जेंटीना की यदि राजधानी की बात मैं करूं तो ध्यान रखना है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ब्यूनस आयर्स यहाँ की क्या कैपिटल है, ये अपने को ध्यान रखना है। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है, तो अल्बर्टो फर्नांडिस है। कौन है, अल्बर्टो फर्नांडिस है। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। अभी ऑस्ट्रेलिया दो तीन बातों को लेकर के चर्चा में रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहली चर्चा जो है ऑस्ट्रेलिया की, एक तो G20 में बुलाया था अपन ने, एंथोनी अल्बनीज है अपने को याद रखना है ना। इसके बाद अभी कॉमनवेल्थ गेम्स, अभी 2022 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, इसकी मेजबानी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन इससे ये पीछे हट गया है, इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है ना। पीछे हट गया भैया, ये मेजबानी नहीं करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये पीछे हट गया है। और क्यों, तो फाइनेंशियल बताया उन्होंने कारण, क्या बताया, वित्तीय समस्या है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे कहते हैं ये लोग, ठीक है, इसलिए नहीं करा पा रहे हैं ये। तो एंथोनी अल्बनीज का नाम याद रखना है। इमैनुअल मैक्रोन, ये भी चर्चा में रहते हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है ना, ठीक है। कहाँ के प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है कौन, इमैनुअल मैक्रोन साहब। और इनको भी G20 में ये आए थे। जैसे कौन नहीं आया था, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये लोग नहीं आए थे, ठीक है। कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से माने या जो भी माने, अपन नहीं आए थे, बस इतना अपने को याद रखना है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये अच्छा, फ्रांस की मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हैं, या जो ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए भाई। 2024 का जो ओलंपिक है वो कहां पर होने वाला है, पेरिस में होने वाला है, फ्रांस में, है ना। इसके बाद 2024 के बाद 2028 के ओलंपिक की यदि मैं बात करूं तो वो भी आपने को याद रखना है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है 2028 का। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट को भी अब ओलंपिक में शामिल किए जाने की घोषणा कर दी गई है, ये आप जानते हो। और क्रिकेट यदि शामिल होगा तो वो कौन से ओलंपिक से शामिल होगा, तो वो 2028 वाला जो लॉस एंजल्स का होगा अमेरिका में, वहां पर इसको शामिल किया जाएगा। और यदि मैं इसके बाद बात करूं 4 साल बाद, और तो 2032 का भी समर ओलंपिक, ये सब समर ओलंपिक है। 2024 में जो पेरिस फ्रांस में होगा वो समर ओलंपिक है। इसके बाद मैं बात करूं क्या कहते हैं कि 2024-28
है ना। तो 28 में जो होने वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है और यहाँ क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2032 में जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप नोट कर लेना। वैसे तो स्पोर्ट्स में पढ़ेंगे बट फिर भी। तो सबसे पहले तो 2024 कहाँ हो रहे हैं? पेरिस में हो रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक की, ठीक है। इसके बाद 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में, ठीक है, यूएसए में, है ना। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा 2032 की मैं बात करूं तो ये होंगे ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। 2028 से क्या शामिल किया जाएगा? क्रिकेट, ठीक है। 24 में क्यों नहीं हो सकता? इतनी जल्दी स्टेडियम और व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। हम 32 तक की घोषणा इसलिए कर देते हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल का इवेंट है, इसको बनाने करने उसके मैनेजमेंट में कई साल लग जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करूं तो G20 में हमने जर्मनी के चांसलर को भी बुलाया था। एंजेला मार्केल की जगह जो चांसलर बने हैं ओलफ सोलाज, ठीक है, या ओलफ स्कॉल्ज बोलते हैं, ओलफ स्कॉल्ज करके याद रखेंगे। ये अभी जर्मनी के चांसलर हैं। इससे पहले जर्मनी के चांसलर बहुत चर्चा में रहती थी, एंजेला मार्केल, उनकी जगह बने, है ना। तो ये भी जब मेंबर हैं तो ये भी आए थे वहां से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आमंत्रित राष्ट्र में जापान भी है। जापान के अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो नहीं है, जापान से आए थे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। कौन आए थे? फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो आए थे, ठीक है ना। ये भी जापान में राजशाही शासन भी चलता है अभी। रेवा युग करके अब देखते हैं तो वहां पे चल रहा है रेवा युग, है ना। अभी वहां का उनका शासन है, शासन भी चलता है, ध्यान रखना जापान में बेटा, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन हो गए जापान के? फूमियो किशिदा, ये भी आए थे। अब ये तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एक बच्चा भी जानता होगा, यदि वो फोन चलाता है। किसका नाम? तो जॉर्जिवा मेलोनी का नाम। जॉर्जिवा तो ना बोल पाए लेकिन मेलोनी तो जरूर बोल देते होंगे, ये आपको पता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत ज्यादा ट्रोल हो गई है। इटली की प्रधानमंत्री है कौन? जॉर्जिवा मेलोनी, है ना। ये इटली भी हमारा G20 का मेंबर है, इसलिए वो आए थे, ठीक है। तो इनकी हंसी की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रह गई। इसके अलावा बात करें G20 में आमंत्रित देशों में तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और साथ में वो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं, वो भी आए थे, ठीक है। तो प्रिंस नाम क्या है? नाम याद रखेंगे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अभी थोड़ा सा नाम को लेकर के अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान अपने आप में एक क्या है? नाम है। इनका बेटा आया मोहम्मद बिन सलमान ने, उसमें लगाया बिन अब्दुल अजीज, ये दूसरा नाम। इसके बाद उनका बेटा आया अब्दुल अजीज के बाद अब्दुल या अली सऊद, ठीक है। तो अभी वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो बिन मोहम्मद सलमान, ये सब आपको क्या याद रखना है? अल सऊद यदि आपने याद रख लिया अल सऊद तो आपका काम बन जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान, अल जायद और ये सब चीजें चलती रहेगी। तो अल सऊद जो है अभी लास्ट में ये आए थे, है ना। तो ये कहाँ के? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक। साउथ अफ्रीका, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सैरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सैरिल रामाफोसा साहब है, ये भी आए थे, ठीक है। इन पे भी अपने को ध्यान रखना है। बात करें अब, देखो G20 की मैं बात करता हूं तो G20 जो है आपको पता है 19 देश, 20वां यूरोपियन यूनियन और अभी एक नया जो मेंबर इसमें शामिल हुआ है अफ्रीकी यूनियन, जो खुद पूरे साउथ अफ्रीका या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 देशों को समाहित रखता है अपने आप में, वो भी इसका नंबर बना। तो G20 अब G21 बन गया। अभी अपन अफ्रीकन यूनियन वाले जो गेस्ट को बुलाएंगे तब उस पर चर्चा कर रहे होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे उस चीज के लिए, ना। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वो भी आई थी। तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन है यहाँ की अभी जो है वो चेयरमैन यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, प्रेसिडेंट, है ना। ये भी आई थी। और साथ में यूरोपियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है कौन? यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। इसके कौन है? चार्ल्स मिशेल, ये भी ध्यान रखना है। तो चार्ल्स मिशेल भी आए और उर्सुला डी वॉन लेयन भी आई, ठीक है। तो वो यूरोपियन यूनियन की हेड है
और ये यूरोपियन काउंसिल का हेड है, ये ध्यान रखना, चार्ल्स मिशेल। ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल, यूनियन और काउंसिल दो चीजें डिफरेंट करती हैं, ठीक है। ये दोनों को हमने बुलाया, तो क्लियर हो गई बात। वो उर्सुला वॉन डर लेयन है, वो महिला है, ये चार्ल्स मिशेल, ये आपको दिख रहा होगा। आगे बात करें चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो चलो विशेष आमंत्रित, अब स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। अभी तक ये तो कंट्री हो गए, अब कंट्री जो G20 के मेंबर नहीं है उनको भी बुलाया गया था, तो थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं। तो G20 के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें वही मैंने आपको बताया सबसे पहली बात कि G20 अब G21 बन गया है ना। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया है, इसका 21वें मेंबर के रूप में। और अफ्रीकी संघ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो अफ्रीकी संघ की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, ये बन गया था 1963 में। कब? 1963 के आसपास में बना था। इसको हम बोलते थे अफ्रीकी एकता संघ। क्या बोलते थे? अफ्रीकी एकता संघ बोलते थे। बाद में 2002 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया? अफ्रीकन यूनियन किया गया, ठीक है। ये कितने देशों को अपने आप में कवर करता है? तो अफ्रीकन यूनियन अपने आप में 55 देशों को, कितने कंट्रीज को? 55 कंट्रीज को कवर करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर के बारे में तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। कौन सी? इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असमानी। कौन है? अजाली असमानी इसके अध्यक्ष हैं। और अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बन गया है, अब G21 हो गया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो विशेष आमंत्रण के तौर पर हमारे पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना साहब को ना बुलाएं तो क्या ही मतलब फिर, ठीक है। शेख हसीना साहब को ना ही बुलाएं तो क्या ही मतलब हो जाएगा। तो ये शेख हसीना साहब है। अब बांग्लादेश की बात निकली है हमारे पड़ोसी देश के बारे में, तो एक करंट अफेयर्स यहां से आपको देखना है। मैत्री, एक शब्द है मैत्री पाइपलाइन। कौन सी? मैत्री पाइपलाइन एक एनर्जी पाइपलाइन है, ऊर्जा पाइपलाइन है। 130 किलोमीटर लंबी ऊर्जा पाइपलाइन। आपसे प्रश्न बन सकता है, मैत्री ऊर्जा पाइपलाइन हाल ही में 130 किलोमीटर लंबी भारत ने किस देश के साथ शुरू की है? तो बांग्लादेश के साथ शुरू की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा इसको वर्चुअली क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना, अभी रिसेंट की चर्चा का बात है। मैत्री पाइपलाइन। अब जब मैत्री जैसी शब्द की बात आ गई है तो यहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। यदि मैत्री के को लेकर के हमारे पड़ोसी देशों में बहुत सारी चीजें होती है। यदि मैत्री में युद्ध अभ्यास की बात करूं, किसकी बात करूं? मैत्री युद्ध अभ्यास के बारे में, तो ये हम करते हैं थाईलैंड के साथ। किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। यदि मैत्री में यदि मैं शिन्यू मैत्री शब्द जोड़ दूं, कौन सा? शिन्यू मैत्री शब्द जोड़ दूं, तो शिन्यू मैत्री जो युद्ध अभ्यास है वो भारत जापान के साथ करता है। और भारत जापान में एयरफोर्स का है। किसका है? एयरफोर्स का है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और तो और यदि मैं मैत्री बस सेवा की बात करूं, मैत्री बस सेवा ये नेपाल के साथ चलती है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। मैत्री बस सेवा नेपाल के साथ, मैत्री युद्ध अभ्यास थाईलैंड के साथ। यदि शिन्यू मैत्री की बात कर दूं तो जापान और इंडियन एयरफोर्स के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। और मैत्री ऊर्जा पाइपलाइन अभी रिसेंटली 130 किलोमीटर लंबी कहां पर बिछाई गई है? तो भारत बांग्लादेश के बीच में बिछाई गई है, ठीक है। ये बातें आपको जाननी है। तो आगे चलते हैं। इजिप्ट प्रेसिडेंट कौन? इजिप्ट या मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी साहब है। ऑलरेडी पीएससी इन पे प्रश्न पूछ चुकी है, क्योंकि 26 जनवरी 2023 को ये चीफ गेस्ट थे, है ना। 26 जनवरी 2023 को ये विशेष अतिथि थे हमारे यहाँ, ठीक है। और प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त भी हैं अब्दुल फतेह अल सीसी साहब, है ना। इनको भी बुलाया गया था विशेष आमंत्रण पे। तो याद रखेंगे कहाँ के हैं?
इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं। इजिप्ट की कैपिटल की बात करूं तो कायरो, या जिसे साइरो भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चर्चा देखें अगली पर्सनालिटी पे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ। क्या? प्रविंद्र जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। थोड़ा सा आगे बताओ तो मॉरिशस की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और मॉरिशस में जो भी काम हो रहा है वो भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है। इनके पिताजी अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रविंद्र जगन्नाथ के पिताजी कौन? अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब यहाँ पे राष्ट्रपति रहे बहुत लंबे समय तक। प्रविंद्र जगन्नाथ और अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन लोगों ने ही पूरा मॉरिशस चलाया है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। इतने लंबे समय तक बाप बेटों का टेन्योर रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये ध्यान रखना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ को भी हमने बुलाया था। इनके पिताजी अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब थे। यदि मैं बात करूं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में, है ना, जैसे आपको पता होगा ना, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था, और वहां पे भी अलग अलग तरीके से बुलाए गए थे। हम उन पे इंटरनेशनल पर्सनालिटीज में उसको भी पढ़ते हैं अपन, है ना। तो जब पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 में मनाया गया था, उस समय चीफ गेस्ट के तौर पर इनके पिताजी थे अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब, उनको बुलाया गया था। ठीक है, और इस बार तो अभी अब चर्चा निकल ही गई है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। कौन सी चर्चा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करूं तो 17वें नंबर का था, इंदौर में आयोजित हुआ, ये भी ध्यान रखना है। 8 से 10 जनवरी को आयोजित हुआ, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और तो और मैं बात करूं इसमें गेस्ट के बारे में, तो इसमें जो विशेष या चीफ गेस्ट कहना चाहिए, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे साहब आपके पास मोहम्मद इरफान अली। कौन? मोहम्मद इरफान अली। ये थोड़े से नामों में कंफ्यूज नहीं होना। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और यदि मैं बात करूं गुयाना कहाँ का देश है, तो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। आप ब्राजील के ऊपर देखोगे तो गुयाना, और गुयाना के जस्ट बाजू में एक और देश है जिसका नाम है क्या, तो वो याद रखेंगे आपका, क्या नाम से, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जहां के हैं सूरीनाम। ठीक है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी साहब हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और सूरीनाम, इनको हमने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया था। कैसे बुलाया था? विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया था। मुख्य अतिथि तो वो थे। अब यार एक सिंपल सी बात है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 2 देश, एक कौन? आपका गुयाना, जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, और उसी के बाजू में पड़ोसी देश है आपका क्या, अपना सूरीनाम, जिसकी राजधानी है पैरामैरिबो, और वहां का राष्ट्रपति है कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 2 ऐसे पड़ोसी देश जिसके राष्ट्रपति जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, और बाजू वाले को बुलाओ और तुमको ना बुलाया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इसलिए उनको स्पेशल गेस्ट और उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। 8 से 10 जनवरी डेट याद रखेंगे, क्योंकि 10 जनवरी के बाद इंदौर में 10 से 12 जनवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 जनवरी, 8 से 10 जनवरी के बीच में क्या हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत की मैं बात करूं तो 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की थी, तब से इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों करते हैं? तो महात्मा गांधी जी 1915 में जब साउथ अफ्रीका के डरबन शहर से भारत लौटे थे, तब से इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे करंट अफेयर्स, अपने बहुत बहुत सारा वास्ट है करंट अफेयर्स, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले काम काम की चीजों को उठाना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समिट में अपन चर्चा कर रहे होंगे इसमें सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, तो यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब अमीरात के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब कहाँ हैं? यूएई के प्रेसिडेंट है। इनको भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था। बहुत अच्छे संबंध है भी भारत पे इनके साथ, है ना। आगे बात कर ले तो नाइजीरिया, एक बड़ा गरीब देश, अफ्रीका का देश, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू। ध्यान रखना, ऐसे उठपटांग नाम वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू। इनको भी अपने स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। वहीं आगे मैं बात करूं अगले के बारे में, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? ली सीन लुंग। प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग। ठीक है, और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है ये मैं आप पे छोड़ता हूं,
क्योंकि अभी हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। यदि आप में से किसी को पता हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। पता है कि किसी को बेटा सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम पता हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, गूगल नहीं करना बस, है ना। अभी हाल ही में सिंगापुर के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया ये बताना है आपको। और प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग। इनको सिंगापुर के, इनको भी अपन ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था। आगे बात कर लें, अब ये तो हो गए स्पेशल गेस्ट। सदस्य देश दोनों के हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पढ़ लिए। अब बात करते अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जिनके हेड भी भारत आए थे। बड़े खुश हुए, बड़े चर्चा में रहे, बहुत मजा आया इन लोगों को, ऐसा देख करके लगा। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी या जनरल जो आए, कौन? एंटोनियो गुटेरेस, है ना। यूनाइटेड नेशंस के हेड जो एंटोनियो गुटेरेस साहब आए, फोटो आप जानते हो, पुर्तगाल के रहने वाले, ये भी ध्यान रख लेना, पुर्तगीज है ना, पुर्तगाल से हैं ये एंटोनियो गुटेरेस साहब, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष। इसके पहले कौन थे? बान की मून साहब थे। कौन थे? बान की मून साहब, साउथ कोरिया से आते थे वो। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस बने हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना। यहीं से अपॉइंटमेंट को लेकर के एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल, एक यूनाइटेड नेशंस की महासभा होती है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है ना, जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सेशन का हेड किसे बनाया गया है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग सो गए क्या भाई? कुछ कमेंट या कुछ ऐसा लगता है कि लेट आता है, ठीक है, जो भी जैसा भी आपको पता चले आप कमेंट कर देना बेटा, ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के या जनरल असेंबली के 78वें हेड किसे नियुक्त किया गया वो भी अपने को बताना है, और सेक्रेटरी जनरल तो आपके पास है ही, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस साहब। आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। अब मैं इसके स्टैटिक में इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि अपन फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। फिर हम क्या होता है, जब उसमें फोकस करने लगते हैं ना कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना है, क्या काम करता है, तो फिर हेड भूल जाते हैं। और चूंकि हमारा टॉपिक ही अभी क्या है, पर्सनालिटीज को लेकर के है, तो हम सिर्फ हेड पे चर्चा करेंगे। टेड्रोस अधनोम गैब्रियल्स या गैब्रेसस, तो टेड्रोस अधनोम अपने को याद रखना है, बाकी सब गोली मारो। तो WHO के हेड कौन है? ये हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। आगे मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को भी बुलाया था, अभी रिसेंटली बने अजय बंगा, है ना। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने? अजय बंगा बने, ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करूं तो वॉशिंगटन DC में है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये भी ध्यान रखना है। कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बनी है कौन? नई हेड। कहाँ की? तो कहाँ की हेड बनी कह रहा हूँ? IMF की, ये भी अपने यहाँ आई थी, है ना, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो WTO की हेड कौन है? अभी नगोजी ओकोंजो इवेला। कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, इनको भी बुलाया गया था। और ये नगोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया की रहने वाली है, अफ्रीकी कंट्री जो है, और ये अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ की या संगठन की क्या है? अध्यक्ष है। WTO का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? तो जेनेवा में है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे बात करें तो ये इतने ही हमारे स्पेशल गेस्ट थे जो अपने को याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज, अच्छा, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे और भी हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया G20 के बारे में, ठीक, मैंने आपको बता दिया किस चीज के बारे में, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में। आपके मन में और भी कुछ जानने की इच्छा हो तो हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि खैर इसरो पे चर्चा करेंगे। थोड़ी जानकारी अपने पास में, जैसे मैं बात करूं आदित्य L1 के बारे में, ठीक है, एक मोटी मोटी चर्चा करते हैं, एक मोटी मोटी चर्चा करते हैं चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, और एक बात कर लेते हैं किसके बारे में? गगनयान के बारे में, ठीक है, गगनयान मिशन है। सिर्फ इस पे हम चर्चा कर रहे होंगे, आपको ध्यान से सुनना है, लिखे लिखाए नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 क्या है? सोलर मिशन है, आपको पता है ना। पहली बात क्या है? सोलर मिशन है। दूसरी बात क्या है? इसरो ने लॉन्च किया है। तीसरी चीज,
ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए जाएगा। सोलर विंड, सूर्य की जितनी भी कोरोना है, क्रोमोस्फीयर जितनी लेयर है उनका अध्ययन करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। आदित्य L1 में L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट। क्या पॉइंट? लैग्रांज पॉइंट। अब यहां से प्रश्न उठता है कि सर लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, तो इसको भी समझने की कोशिश करोगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हर पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ऐसी जगह को कहा जाता है लैग्रांज पॉइंट। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुल ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट है। कितने हैं? 5 है, जिसमें से L1 जो है ये सबसे नजदीक है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी या 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये पॉइंट है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आदित्य L1 की बात है। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था आदित्य L1। ये भी अपने को ध्यान रखना है। लंबा मिशन है, 2024 जनवरी तक ये पहुंचेगा, ठीक। तो ये आदित्य L1 की कहानी। वही बात करूं मैं चंद्रयान 3 के बारे में, तो चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1, 2 और 3 है हमारे मिशन, ठीक है। चंद्रयान 2 आपको पता होगा, हम जब साउथ पोल पे भेजना चाह रहे थे तो हमने लैंडिंग तो करा दी थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिससे हमारा लैंडर और रोवर दोनों क्रैश हो गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को हमने उतार कर क्या किया है, बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले चंद्रयान 2 तो 23 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी बात यदि मैं बात करूं तो इसरो ने लॉन्च किया है। कहां पर? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। ओवरऑल चंद्रमा की मैं बात करूं तो चंद्रमा पे पहुंचने वाले ऐसे ओवरऑल में बात करें तो रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा देश है भारत, ठीक है। यदि चंद्रयान 3 को लेकर के और मैं बात करूं तो चंद्रयान जब उतरा चंद्रयान 3 तो उस जगह को प्रधानमंत्री के द्वारा किस नाम से सुशोभित किया गया है, तो शिव शक्ति के नाम से। वो पॉइंट जहां पर हमारा विक्रम या हमारा जो लैंडर उतरा है उसका नाम क्या है, क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति। तो फिर प्रश्न उठता है चंद्रयान 2 भी तो गया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। तो फिर चंद्रयान 1 भी गया होगा तो उसका भी नाम दिया गया होगा, तो बिल्कुल सही बात है, उसका नाम था क्या? जवाहर पॉइंट। तो चंद्रयान 1 जिस पॉइंट पर उतरा था जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 जहां गया उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट, और अभी चंद्रयान 3 जो उतरा है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति रखा गया है। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें भारत के इतिहास में, इसरो के इतिहास में सबसे बड़ा मानव मिशन, अंतरिक्ष का जो मानव मिशन प्रोजेक्ट है उस पे गगनयान 10,000 करोड़, कितने? इसको ऐसे लिखने से तो अच्छा है, ऐसा लिख दूं, 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये अंतरिक्ष का मिशन, मानव मिशन गगनयान, ठीक है, जिसमें हम अंतरिक्ष में मानव को भेजने का काम करने वाले हैं। अभी रिसेंटली इसका ट्रायल किया गया है और ट्रायल में यह किया गया है कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको उड़ाया गया। उड़ाने के बाद ये वापस से नीचे आया, कैप्सूल जो है ना, क्रू कैप्सूल, इसको अभी पहला परीक्षण किया है, दूसरा, तीसरा, 4 परीक्षण करेंगे अपन। 5वें परीक्षण में या 5वें नंबर पे अपन फिर गगनयान को भेजेंगे, ठीक है। तो जब वो जाएगा और जितने दिन रह करके आएगा, जो काम करेगा वो एक अपने आप में काबिल तारीफ होगा। अभी हमने सिर्फ ये देखा था इस परीक्षण के तौर पर, 17 किलोमीटर तक की हाइट पे इसको अपन लेके गए, वहां से क्रू को हमने छोड़ दिया और क्रू फिर पैरासूट के माध्यम से नीचे आया, कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं। फिर इंडियन नेवी ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया। 10 किलोमीटर के लगभग बंगाल की खाड़ी में इसको गिराया गया था। और हमने सिर्फ इसको इसलिए टेस्ट किया है कि कभी हो सकता है लॉन्च करते से कुछ गलती हो जाए और मिशन अबॉर्ट करना पड़ जाए। तो मिशन अबॉर्ट करना पड़े तो क्या हम अपने साइंटिस्ट को सुरक्षित वापस ला सकते हैं कि नहीं, तो इसी बात के लिए इसका परीक्षण किया गया। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, रसिया ने भी जब अपना क्रू मिशन भेजा था तो भी वो फेल हुआ था, लेकिन मानव को नहीं ला पाया जा सकता। अमेरिका के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो ऐसी कैजुअलिटीज को पूरी केस स्टडी करने के बाद तैयार किया जा रहा है। और मानव मिशन जो गगनयान का फाइनल वाला है वो 2025 में जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अभी 3 परीक्षण और होने हैं इसमें, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम पूरे साल भर के ध्यान रखेंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स पे चर्चा करेंगे, खेल करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ करके आइएगा और कमेंट करने की कोशिश करिएगा, है ना, यदि आप कर पाए तो, ठीक है। और कुछ भी हो तो आप बाद में भी कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, आप लोगों का ग्रुप होगा, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।
नमस्कार। और